अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के यूनिट नंबर 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज उनको हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी तौर पे किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो हम अपने एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन होंगे, इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो पहला है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये हमने पढ़ी थी सिंपल पेंडुलम की पहले लेक्चर में। ये क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक ही होती है। सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो भाई करेक्ट है, बन रहा है। अब अगले पढ़ लेते हैं ज़रा। द मोशन ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन की मोशन रोटेटरी मोशन होती है, तो नहीं, सिंपल हार्मोनिक बना हुई। इसी तरह स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो स्पिनिंग ऑफ अर्थ जो है वो खुद बोल रहा है कि स्पिनिंग मोशन है, यानी रोटेटरी मोशन है, तो नहीं, ये भी नहीं। अब बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो ये बाउंसिंग बॉल जो है वो लीनियर मोशन भी हो सकती है, और अगर फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है तो ये कौन सी हो सकती है? पीरियोडिक मोशन भी हो सकती है। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेक्चर कि हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये भी नहीं है। मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल पेंडुलम वाला, कि उसकी मोशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक होती है। तो पहले का क्या आंसर बनता है भाई हमारे पास? ए, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, अब दूसरा पढ़ लेते हैं। If the mass of the bob of a pendulum is increased by a factor of 3, वो कहता है अगर मैस बॉब का 3 गुना बढ़ा दिया जाए। बॉब, ये देखें सिंपल पेंडुलम है, वो कहता है ये जो बॉब है ना, ये गेंद जो लटकी है इसको बॉब कहते हैं ना। तो अगर इसका मैस 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब इसके मैस को अब मैं कर दूं 3 गुना, ठीक है, एम प्राइम इज इक्वल टू 3m। अगर मैं 3 गुना मैस बढ़ा दूं तो कहते हैं कि टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम के केस में, मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में नहीं। सिंपल पेंडुलम के केस में क्या फार्मूला होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। इस फॉर्मूला में कहीं m नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना। मतलब मैस पर डिपेंड ही नहीं करता, ये बॉब का जितना मर्जी मैस कर दें, जस्ट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, अगर हम अर्थ पे रह के कर रहे हैं तो। प्लैनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी अगर जी की वैल्यू चेंज हो जाए, आप किसी और प्लैनेट पे जाके कर रहे हो, मून चांद पे जाके कर रहे हो, तो फिर जी की वैल्यू बदल जाएगी, जैसे हम न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे। तो फिर टाइम पीरियड भी बदल जाता है। बहरहाल सिंपली हम कह सकते हैं कि एल और जी पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैथ जितना मर्जी कर दो, टाइम पीरियड की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा क्या होगा? टाइम पीरियड फिर रिमेन्स द सेम। तो दूसरा जो है एमसीक्यूज, उसका आंसर होगा बी, रिमेन्स द सेम। बी, रिमेन्स द सेम, सिंपल। ओके, तीसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये ज़रा आप खुद बताएं कि कौन सी हो सकती है। जब हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पढ़ी थी, यानी लेक्चर का नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, तो याद करें कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ाते हुए हमने स्प्रिंग ही यूज़ किया था ना। कौन सा? हेलिकल स्प्रिंग, जिसको स्लिंकी भी बोलते हैं। हेलिकल कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को, गोल भी और आगे को भी बढ़ रहा हो, हेलिकल। डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हो, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो स्प्रिंग है, इसका भी स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। ये देखें ज़रा,
ये बच्चों के खेलने का स्प्रिंग, ये अगर ये ठहर जाए ना अब, तो ये देखिएगा ज़रा, कंप्रेशन नज़र आती है आगे को जाती हुई आपको, ये एक वेव आगे जाती है। ये वीडियो स्लो किया, ज़रा कंप्रेशन को प्रोपागेट करते हुए देखें। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलके ही लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं। ये वापस भी आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके इससे टकरा के वापस आती है। बहरहाल हमारा सिर्फ हमने सिर्फ जाती हुई देखनी है। ये देखें, ये आगे को जा रही है ना कंप्रेशन, ये देखें आगे को जाती है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में प्रोपागेट करती है। कंप्रेशन आगे जा रही होती है, यानी एनर्जी आगे लेके जा रही है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हो गई हेलिकल स्प्रिंग में, ट्रांसवर्स पैदा करके देखते हैं। ये देखें, ट्रांसवर्स वेव भी पैदा हो रही है इसी स्प्रिंग को यूज़ करते हुए। लिहाजा हमारा आंसर है कौन सा, हेलिकल स्प्रिंग। सी ऑप्शन है, अ हेलिकल स्प्रिंग, ब्रैकेट में स्लिंग की भी लिखा हुआ है। सी ऑप्शन है अ हेलिकल स्प्रिंग, या इसको स्लिंग की भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब जाते हैं चौथे एमसीक्यूज की तरफ। वेव्स ट्रांसफर। वेव्स क्या ट्रांसफ़र करती हैं भाई, एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। ना वेव्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र करती हैं, ना वेवलेंथ ट्रांसफ़र करती हैं, ना वेलोसिटी ट्रांसफ़र करती हैं, ओनली एनर्जी। वेव का काम क्या होता है हमारे लिए, एनर्जी को लेके जाना, एनर्जी ट्रांसफ़र करना। तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है, वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, ए ऑप्शन, चौथे का ए ऑप्शन, वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी। ओके, तो इसी के साथ हम देखते हैं पाँचवें एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र का इनमें से कौन सा एक मेथड है। तो देखें, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है, जब हम किसी रॉड को गर्म करते हैं, कोई लोहे का एक रॉड है या चम्मच कह लें, उसकी एक साइड को अगर हम गर्म करें तो दूसरी साइड खुद ब खुद गर्म हो जाती है ना, या नहीं होती। ऑब्वियसली हमें इधर से हैंड से पकड़ा हुआ है तो हमारे हाथ को भी गर्मी लगने लग जाती है, और फिर एट द एंड हमारा एक ऐसा टाइम होता है हमें रोड को छोड़ना पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है कंडक्शन के थ्रू, मतलब कंडक्शन एनर्जी ट्रांसफ़र करती है भाई, ठीक है। इसी तरह से बी ऑप्शन है रेडिएशन। रेडिएशन भी एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। सूरज से हम तक जो एनर्जी आ रही है, हीट भी और लाइट भी, दोनों रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है। तो मतलब और सूरज से भी रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशन भी एनर्जी ट्रांसफ़र का ज़रिया है। फिर वेव मोशन, वेव्स तो हम पढ़ी वेव्स रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मतलब वेव मोशन भी एनर्जी ट्रांसफ़र का ही एक मेथड है। तो मतलब जो हमारा पांचवा है एमसीक्यू, उसका आंसर है फिर ऑल ऑफ दीज, डी। पांचवें का हो गया डी, यानी ऑल ऑफ दीज। ओके, अब देखते हैं सिक्स्थ एमसीक्यूज को। इन द वैक्यूम, वैक्यूम कहते हैं खला को, जैसे हमारी स्पेस खला है, बिल्कुल परफेक्ट वैक्यूम वो भी नहीं है, ठीक है। परफेक्ट वैक्यूम जस्ट एटम्स के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, शेल्स के दरमियान कह लें। परफेक्ट वैक्यूम जस्ट वहाँ पे होता है। हमारी जो स्पेस है खला, इसमें भी परफेक्ट वैक्यूम नहीं है। इधर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टिकल्स या एटम्स वगैरह मौजूद होते हैं। बहरहाल सब की स्पीड, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं ना, उन सब की स्पीड वैक्यूम में सेम होती है, चाहे वो लाइट है, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, विजिबल हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, एक्स रेज हैं, फिर गैमा रेज हैं, जो भी है ना, उनकी सब की स्पीड सेम ही होगी। तो क्या चीज़ सेम होती है, ऑप्शन है पहला, स्पीड सेम होती है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती, एम्पलीट्यूड भी नहीं होती, वेवलेंथ भी नहीं होती, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सिर्फ एक स्पीड सेम होती है। तो छठा है हमारा ए ऑप्शन, स्पीड सेम होती है। ओके, फिर सातवां है
A large ripple tank with the vibrator working at frequency of 30 हर्ट्ज। ये न्यूमेरिकल टाइप है, ज़रा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी वो कहता है 30 हर्ट्ज है, नज़र आ रहा है ना। तो 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस 25 वेव्स, यानी कि हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कितना है, मतलब 25, यानी 25 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। डिस्टेंस कितना है, d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अ लार्ज रिपल टैंक, मतलब एक रिपल टैंकर है, उसमें एक वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है और वो 25 वेव्स प्रोड्यूस करता है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। मतलब 50 सेंटीमीटर जहाँ से वाइब्रेटर लगा हुआ है वहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर तक वो कितनी वेव्स भेज सकता है, 25 वेव्स जनरेट कर रहा है वो, इतने फासले में 25 वेव्स जनरेट कर रहा है, ओके। तो वो कहता है कि वेव्स की वेलोसिटी फाइंड करो। तो आसान सा न्यूमेरिकल है, हमने वेव्स की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम पहले देखते हैं कि देखें ज़रा, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, उसमें 25 वेव्स हैं, एक की वेवलेंथ कितनी होगी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये एक वेव है, ठीक है, और ये 1 मीटर डिस्टेंस है, तो एक की वेवलेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। अब मैं कहता हूँ ये एक वेव और ये 2 वेव्स हैं। अब ये 1 मीटर, ये इतना टोटल डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है, और ये 2 वेव्स हैं, तो कितनी होगी भाई एक की वेवलेंथ। वेवलेंथ यही है ना, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये वेवलेंथ है, कितनी होगी, आधा मीटर होगी। साफ नज़र आ रहा है, ये 1 मीटर का आधा होगी, आधा मीटर। हमें कैसे पता चला, ये जो टोटल डिस्टेंस था 1 मीटर, हमने उसको डिवाइड कर दिया जितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं उससे, ऐसे किया ना। टोटल डिस्टेंस जो था 1 मीटर हमारे पास, उसको हमने नंबर ऑफ वेव से डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल डिस्टेंस जो था उसको हमने n से डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह हम इधर भी काम करेंगे, d/n कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ये फार्मूला हमने बना लिया कॉन्सेप्चुअली। तो लैम्डा फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फार्मूला है, d क्या है हमारे पास 50 और नंबर ऑफ वेव्स क्या हैं 25, तो क्या आया 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 50 जो है वो सेंटीमीटर में रखा हुआ है। तो लैम्डा 2 सेंटीमीटर हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, फ्रीक्वेंसी उसने दी है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बना देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है 30 हर्ट्ज या 30 पर सेकेंड, और वेवलेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर, 32 का 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है, बी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। पहला है स्पीड, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा एम्पलीट्यूड, और ये अगला हैंड वाला वेवलेंथ। देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, मतलब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, यहाँ वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ भी इन दोनों पे डिपेंड कर सकती है, फ्रीक्वेंसी भी इन दोनों पे डिपेंड कर सकती है, ये आपस में तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कहीं एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की तो किसी ने बात ही नहीं की, मतलब एम्पलीट्यूड इन तीनों पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मतलब इसका हमारे का जो 8वां है इसका आंसर है एम्पलीट्यूड। तो 8वें का सी ऑप्शन एम्पलीट्यूड, ओके। अगला है द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज, वेव रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। इधर लिखा थोड़ा इस तरह से हुआ है, ये ऑप्शन हमारा बनता है वैसे बी, क्या है एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी, ये देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इधर लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वही बात है कि नहीं है तो वही बात। तो इसलिए हमारा ये 9वें का बी ऑप्शन बन जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो वो बता सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।